सबसे पहली खबर आपके सामने अडयाला जेल से रखते हैं, जहां पर इमरान खान ने आखिरकार एक ऐसा ऐलान किया है जिसके झटके बहुत दूर तक और बहुत शदीद महसूस किए जाएंगे और उसके असरात भी मुझे बहुत दूर तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान ने आखिरकार इंदिया दे दिया है सिविल नाफरमानी की तहरीक का और एक हतमी तारीख भी दे दी है कि अगर उस तारीख तक बेगुनाह कैदियों को ना छोड़ा गया और 9 मई और उसके साथ साथ 26 नवंबर की आजादाना मुनसफाना जुडिशियल इंक्वायरी ना की गई तो फिर सिविल नाफरमानी की ये जो मुहिम है ये 14 दिसंबर को इमरान खान इसकी कॉल देंगे और ये शुरू कर दी जाएगी। इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है ये तो आपको बताता हूं, लेकिन चलते चलते जो कल खबर दी थी उसकी क्लैरिटी दे दूं कि वो जो 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी इमरान खान ने, उसके 2 उन्होंने मैंडेट उनको 2 चीजों का दिया है। एक तो ये कि जो अंडर ट्रायल मासूम कैदी हैं, बेगुनाह कैदी हैं, उनको फौरी तौर पर छुड़वाया जाए, ये पहला मैंडेट है उनका। और दूसरा जो उनका मैंडेट है वो ये है कि ये जो 9 मई और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ है इसकी आजादाना जुडिशियल इंक्वायरी, इन 2 निकात के ऊपर ये 5 रुकनी कमेटी जो है ये मुज़ाकरात कर सकती है। तो एक तो उनका मैंडेट क्लियर कर दिया है। फिर इमरान खान ने दूसरा बड़ा ऐलान किया है कि 13 दिसंबर को, जी हाँ 13 दिसंबर, पेशावर के अंदर शोहदा के साथ यकजहती के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक शोहदा मार्च का मुनक्कद करेगी, एक गैदरिंग करेगी, वहां पर एक पब्लिक कॉल होगी जिसमें उन्होंने कहा है कि अपोजिशन की जमातों को भी शामिल होने की दावत दी जाए, क्योंकि शहीद तो सभी के इकट्ठे ही होते हैं, ये जमहूरियत के शहीद हैं, ये आम पाकिस्तानी हैं और इनको जिस तरीके से वहां गोलियां मार के मारा गया है, शहीद किया गया है, इसमें सभी को आना चाहिए। तो उन्होंने अपोजिशन को भी इसमें आने की दावत दी है। तो ये एक ऐलान है। अब आते हैं जरा सिविल नाफरमानी की तरफ। सिविल नाफरमानी आपको पता है, बिल्स जमा ना करवाना, टैक्सेस जमा ना करवाना, और ये पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा मुरव्वजा तरीका है। इसे बहुत ही, ये 2-3 तरीके होते हैं मज़ाहमत के। एक तरीका तो पूरी दुनिया में आपने देखा है कि जो बंदूक का तरीका है, बंदूक का मुकाबला बंदूक से, जो अक्सर दहशतगर्द करते हैं, मिलिटेंट करते हैं, सेपरेटिस्ट करते हैं। लेकिन कोई भी जो शख्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिलीव करता है, आइन के अंदर बिलीव करता है, वो कभी भी वो रास्ता नहीं लेता। जैसे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने वो रास्ता नहीं लिया था, गांधी ने भी वो रास्ता नहीं लिया था, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ही बहुत सारे और लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने वो रास्ते लिए थे। किसी दिन उनके ऊपर भी तफसील से आपके सामने बात करेंगे कि उन्होंने वो रास्ते क्यों लिए थे। हिंदुस्तान जो वहां पर बरतानवी फौज थी उनके खिलाफ उन्होंने बंदूक उठाई थी। चलें उस पर तो किसी दिन दोबारा बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बता रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करने वाला जो लीडर होता है वो बंदूक तो नहीं उठाता, फिर उसके पास एक तो स्ट्रीट पर आने का ऑप्शन होता है जो इमरान खान ने इस्तेमाल किया, लेकिन उसके जवाब में मासूम लोगों को गोलियां मारकर भून दिया। अपने ही इदारों ने, अपने ही वहां पर जो मिलिट्री के लॉ एनफोर्समेंट या मिलिट्री की जो वहां पर इंस्टॉलेशन थी या लोग वहां पर तैनात थे, उनकी तरफ से फायरिंग हुई और लोगों को शहीद कर दिया गया। अब उसके बाद इमरान खान जो है वो अगले हतमी काम की तरफ बढ़ रहे हैं और वो सिविल नाफरमानी की जो मुहिम है उसकी तरफ उन्होंने इंदिया दे दिया है कि 14 दिसंबर से ये मुहिम जो है वो शुरू की जाएगी। इसमें उन्होंने ये भी कहा गया कि फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी गुजारिश की जाएगी तो अपने रेमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान में भेजने को बंद करें। अच्छा, ये आपको फौरी तौर पर जब सिविल नाफरमानी की बात होगी ना, तो ये जब अंग्रेज बहादुर के खिलाफ भी सिविल नाफरमानी शुरू होती थी तो फौरी तौर पर कहा जाता था ये मुल्क के खिलाफ काम है। नहीं, ऐसा नहीं है। इमरान खान मुल्क के खिलाफ काम नहीं कर रहे, ये टेम्परेरी होगा, सिर्फ इन लोगों को कमजोर करने के लिए, ये जो रजीम बैठी हुई है इनसे जान छुड़वाने के लिए होगा। ये पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं है। इमरान खान हरगिज ऐसा नहीं कह रहे कि पाकिस्तान कभी भी रेमिटेंसेस ना भेजे। इमरान खान कह रहे हैं कि जब तक ये रजीम बैठी हुई है और जुल्म और सितम से लोगों को की कत्लो गारत कर रही है, आप अपने रेमिटेंसेस भी रोकें और तमाम दूसरी चीजें भी रोकें ताकि ये कमजोर हो और इनसे जान छूट सके। तो अब ये सिविल नाफरमानी शुरू करनी है या नहीं करनी, इसका हतमी फैसला 14 तारीख को होगा, अगर मुज़ाकरात में कोई किसी किस्म की सक्सेस ना हो सकी, जो कि मुझे नहीं लगता कि सक्सेस होगी, मेरा जाती जो ख्याल है, क्योंकि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल भी मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। वजह मैं अभी बताता हूं आपको कि क्यों मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं, हालांकि अंधे को भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। अब अगर आप गौर से देखें सारी सिचुएशन को, तो 8 फरवरी को चौधरी निजामुद्दीन को, पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स को एक मौका मिला था कि पूरी आवाम ने यक जुबान होकर तमाम का तमाम मैंडेट जो है वो इमरान खान को दे दिया। 70% से ज्यादा आवाम ने वोट इमरान खान के हक में डाल दिया। वो दिन था कि जब इन्हें स्टेप बैक लेना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि इमरान खान हमें जाती तौर पर पसंद नहीं है, लेकिन अब क्योंकि अवाम ने सारे का सारा मैंडेट उनको दे दिया है तो हम पीछे हट रहे हैं और गवर्नमेंट उनके सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं किया गया, बल्कि डबल डाउन किया गया, बल्कि डबल क्या ट्रिपल पता नहीं कौन कौन सा डाउन किया गया और आखिरकार दर्जनों पाकिस्तानियों को डाउन कर दिया गया, मतलब कि शहीद कर दिया गया। तो मामला इस तरफ चल रहे हैं। तुम्हारा सिविल नाफरमानी की ये जो तहरीक है, आपको साथ ही मंजन बेचा जाएगा मुल्क दुश्मनी का, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मुहज़्ज़ब तरीका है, पूरी दुनिया में बहुत दफा इस्तेमाल हो चुका है, बहुत बड़े बड़े लीडर्स इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। ये बहुत ही एक मुसद्दका, तयशुदा और मुरवजा
आप ये कहें तरीका है और बहुत ही सूदमंद भी साबित होता है अगर अवाम तमाम की तमाम कॉपरेट करे। तो आपने अभी से सोचना शुरू करना है कि अगर सिविल नाफरमानी की कॉल इमरान खान देते हैं तो आपने कैसे कंट्रीब्यूट करना है। अभी से सोचे। 14 तारीख को ये शुरू होगा। 13 तारीख का दिन याद रखिए, जिस दिन पेशावर के अंदर ये तय किया गया है कि वहां पर शोहदा के लिए एक मार्च किया जाएगा और इस पर अपोजिशन को भी रिक्वेस्ट की जाएगी। आप भी कोशिश कीजिए कि उस मार्च में जरूर शामिल होइए। अच्छा, अब अगली खबर की तरफ चलते हैं और वो खबर है जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब की स्टेटमेंट। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और वो स्टेटमेंट दी है कि फौजी फाउंडेशन मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स देती है। अब ये स्टेटमेंट जो है इसको फ्लिप करके जरा दूसरी तरफ से देखें तो इसका मतलब यह है कि फौजी फाउंडेशन फिर मुल्क में सबसे बड़ा कारोबार भी करती है, क्योंकि टैक्स आप तभी देते हैं ना जब कारोबार ज्यादा करते हैं। तो जनरल साहब ने तो ये बताया कि हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, तो इसकी फ्लिप साइड ये है कि आप सबसे बड़ा कारोबार भी फिर आप ही करते हैं। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट उन्हें क्यों देनी पड़ी एक इंटरव्यू में? वो इसलिए देनी पड़ी कि ये जो एक पब्लिक ने काम शुरू किया हुआ है बाइकॉट का, और मैं बार बार अपने व्लॉग्स में बता रहा हूं कि ना मैं इस बाइकॉट को एंडोर्स कर रहा हूं ना इसके खिलाफ बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी पार्टी ने अभी तक, जैसे इमरान खान साहब सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे तो मैं आपको कहूंगा, जब तक वो सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं देंगे मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप नाफरमानी करें। इसी तरह से इस बाइकॉट के ऊपर भी मेरी पार्टी की कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो ना मैं आपको कहूंगा ना करें इसको और ना मैं कहूंगा कि करें। ये आपकी मर्जी है, आपको मैं रोक नहीं सकता, ना ही आपको कह सकता हूं, क्योंकि मेरी पार्टी की पॉलिसी इसके ऊपर अभी तक नहीं है। तो अब ये क्यों जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब को बताना पड़ा कि हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं? इसका मतलब है कि ये जो बाइकॉट है ये शिद्दत इख्तियार कर रहा है, जो आवाम कर रही है, और इसके असरात जो है आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि जनरल साहब जब ये बताते हैं कि हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट्स को पहले हमारे जैसे लोग भी क्लिप काट के लगाते थे कि ये देखें जो हम पे तनकीद करते हैं वो सुन लें कि हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। तो जनरल साहब, अगर आप गौर करें, या आपको अगर भेजा इंटरव्यू के लिए और आपने ये बड़ी माहिराना स्टेटमेंट दी है, आपको भी लगता होगा और कईयों को लगता होगा कि आप बड़ी कन्विंसिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक ज़हन में रखिए कि कई दफा ऐसा नहीं होता कि आप बड़े समझदार होते हैं या आपकी बातों में बड़ा असर होता है। दूसरा, आपका लिहाज इसलिए करता है कि इसको आपसे मोहब्बत होती है, ये आवाम आपसे मोहब्बत करती है, इसलिए आपकी बहुत सारी ऐसी बातें जो पता होती है आवाम को कि बहुत ज्यादा टैक्स का मतलब बहुत ज्यादा कारोबार है, लेकिन कभी भी आवाम आपसे बहुत ज्यादा कारोबार का नहीं पूछती थी। आपकी इतनी बात कह देना कि आप बहुत ज्यादा टैक्स देते थे, इसी को सर पे उठा के हम आगे लग के भाग पड़ते थे। तो ये ज़हन में रखिए कि ऐसा नहीं है कि आप हमसे समझदार ज्यादा है, ये सिर्फ आपसे एहतराम का रिश्ता है। तो आपकी नासमझी की बातें भी कौम जो है बर्दाश्त भी कर जाती है और दरगुजर भी कर जाती है। तो जब वो एतमाद का रिश्ता टूटता है, जब गोलियां चलती हैं, अपने गिरते हैं, तो फिर आपकी समझदारी की बात भी कई दफा लोगों को समझ नहीं आती। तो खुदारा अपने आप को ज्यादा समझदार समझना ना मुझे समझना चाहिए ना आपको समझना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि रिश्ता किस एतमाद के ऊपर जुड़ा हुआ है, उस एतमाद की बहाली के ऊपर काम करना चाहिए। आगे चलते हैं जी। अब ये काम हो क्यों नहीं रहा, ये आपके सामने रख देते हैं बात। आप सोच रहे होंगे ना कि ये इमरान खान सिविल नाफरमानी तक अब जाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ डी चौक के अंदर मासूम पाकिस्तानियों की कितनी लाशें गिर गई है किसी को नहीं पता। 12 तो मैयतें मिल गई हैं, जिसदे खाकी मिल गए हैं, अभी तक नहीं पता कि कितने लोगों को शहीद किया गया। क्योंकि अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो जो अभी तक प्राइवेटली मेरे सामने नंबर्स आ रहे हैं, जी हाँ, मैं प्राइवेटली आपके सामने नंबर्स रख सकता हूं, वो मेरे सामने जो नंबर्स आ रहे हैं वो ये हैं कि शहीद जिनकी मैयतें मिली हैं वो 12, जो अरेस्टेड है वो 1100, जो जख्मी है वो कोई 140 के करीब, जो मिसिंग है वो 138 के करीब, और टोटल ये कोई 1400 के करीब शायद ये नंबर बनता है। अब पता नहीं कि ये जो मिसिंग है, जो मैंने आपको बताया है कि 138 है, और जो जख्मी है 140 के करीब, इनका क्या बनेगा और इनकी सिचुएशन क्या है, इनमें कितने लोग जिंदा होंगे कितने नहीं होंगे, तो किसी को नहीं पता। तो ये सब होने के बाद भी मुज़ाकरात की तरफ, बेहतरी की तरफ बात क्यों नहीं जाती? तो वो अगली खबर है। वो खबर है मुनीब फारूक साहब ने, जिनको मैं डिजिटल दलाल कह सकता हूं, क्योंकि डिजिटल नाई कहता हूं तो वो जो नाई हजरात है हमारे वो गुस्सा करते हैं, तो डिजिटल दलाल कह लेते हैं। उन्होंने खबर दी है कि मरियम नवाज ने ये जो बयान दिया है कि मुल्क से सियासी गंद साफ किया जाए, पीटीआई को वो गंद कहती हैं और कहती हैं इनको साफ कर दो, कुचल दो, मार दो, सर कलम कर दो। तो ये जो वो बयान दिया है मुनीब फारूक अब हमें बताते हैं कि असल में वो मिलिट्री की तरफ देख रही हैं, असल में वो जनरल आसिम मुनीर और उनके दूसरे जनरल्स की तरफ देख रही हैं, और उनकी मरियम की जो एक्सपेक्टेशन है वो मिलिट्री जनरल से है कि वो ये गंद साफ करके उन्हें देंगे, मीन वो तहरीक इंसाफ का सफाया करके देंगे। मैं नहीं कह रहा, ये मुनीब फारूक साहब कह रहे हैं कि जो मरियम नवाज हैं वो मिलिट्री जनरल्स की तरफ देख रही हैं। देख रही का मतलब है कि वो उनसे ये एक्सपेक्ट करती हैं और वो उन्हें कहती हैं कि ये डिलीवर करो मुझे। अब हमें नहीं पता कि मरियम नवाज साहबा इतनी ताकतवर कैसे हो गई, और हमें नहीं पता कि मरियम नवाज साहबा जो हैं वो किस हैसियत में उनकी तरफ देख रही हैं। और जो अगली स्टेटमेंट है वो उससे भी खतरनाक है, और वो ये है कि रियासत उन्हें ओन करती है। और आप ये जान ही चुके हैं कि रियासत किसको कहते हैं ये लोग बार बार, ये आर्मी चीफ को, रियासत फौज आर्मी, फौज आर्मी कह दिया, आर्मी चीफ, चीफ इज आर्मी, और फिर आर्मी को रियासत कहते हैं। तो दूसरे लफ्जों में आर्मी चीफ को रियासत कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ या रियासत इन्हें ओन करती है। अब ये हमें समझ नहीं है कि पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, तो सिर्फ मरियम नवाज शरीफ की ओनरशिप ही यहाँ पर फौज क्यों कर रही है? ये मैं दोबारा नहीं कह रहा, मेरे को गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ये मुनीब फारूक साहब का बयान है।
तो इसलिए मुनीफ फारूक साहब से पूछा जाए कि पहले भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने ये कहा था कि फौज को, उन्होंने डीजी आईएसआई और आर्मी चीफ को कहा था कि मुनीफ फारूक जैसे जो लोग हैं इनके मुंह फौरी बंद करवाए जाएं, ये आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, दोस्ती नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि ये स्टेटमेंट बहुत ही खतरनाक है। मरियम उनकी तरफ किस हैसियत में देख रही है और वो मरियम को किस हैसियत से ओन कर रहे हैं और उनकी स्टेटमेंट को किस हैसियत से ओन कर रहे हैं। तो मुनीफ फारूक हमें बताना चाह रहा है कि तहरीक इंसाफ को मरियम के कहने पर, जी हाँ, उनकी स्टेटमेंट का मतलब ये आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को मरियम के कहने पर कुचल दिया जाएगा रियासत की तरफ से, मीन मिलिट्री टॉप ब्रास की तरफ से। ये समझ से बाहर है कि ये मामला इतनी दूर क्यों जा रहे हैं, मरियम इतनी इंपॉर्टेंट क्या है, क्या ऐसा जादू है मरियम साहबा या उनकी पार्टी के पास कि उनको ओन भी किया जा रहा है और उनकी स्टेटमेंट्स के ऊपर अमल भी किया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में मोहसिन नकवी साहब ने घुटने टेक दिए हैं। खबर पाकिस्तान में यह दी गई है कि पाकिस्तान का फॉर्मूला एक्सेप्ट कर लिया गया। असल खबर यह है कि हिंदुस्तान ने कहा था कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में आके मैचेस नहीं खेलने, वहां दहशतगर्दी हो रही है, और वो मान लिया गया फॉर्मूला। अब हिंदुस्तान दुबई में, यूएई में ये मैचेस खेलेगा, पाकिस्तान आकर नहीं खेलेगा। पाकिस्तान में एआरवाई के ऊपर खबर चलवाई गई कि पाकिस्तान का फॉर्मूला मान लिया गया है, दो नंबरी करने की कोशिश की गई। हालांकि हकीकी खबर यह है कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान का इंटरेस्ट वहां पर सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए मोहसिन नकवी ने, और अब हिंदुस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान का हक था वो नहीं देगा और भारत यहां नहीं आएगा, वो जाकर वो मैचेस जो है वो यूएई में खेलेगा। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो बिलावल दुल्हा बनने को तैयार। जी हाँ, ये दुल्हा कोई शादी करने को तैयार नहीं हो गए, वो तो उनका निजी मामला है, जब भी करें ना करें। हम बात कर रहे हैं कि उनको वजीर आजम बनाने की मुकम्मल तैयारी जो है वो कर ली गई। आप कहेंगे ये क्या हो रहा है? जी हाँ, वो कल फजल रहमान साहब से भी मिले हैं, फिर राना सनाउल्लाह भी उनसे मिलने गए, फिर फैसल वोडा की स्टेटमेंट पिछले चंद दिनों से बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनकी एक स्टेटमेंट तो ये है कि जो नून लीग है वो सियासी कचरा है, और अगर तहरीक इंसाफ काबिल कबूल नहीं तो ये भी कचरा है, इससे भी जान छुड़वानी पड़ेगी। और उससे पहले भी वो कहते रहे कि मुजाहिरीन को रोकना फौज का काम नहीं था, इनकी हुकूमत का था। और दूसरे लफ्जों में कहते रहे कि जो गोली शोली चलाई है वो इन्होंने चलाई, नून कहती है इन्होंने चलाई। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो वाकई ही बिलावल जरदारी को अब वजीर आजम बनाने की कोशिश होगी, को कौमी हुकूमत का शोशा छोड़ा जाएगा, उन्हें वजीर आजम बनाया जाएगा और शहबाज शरीफ से जान छुड़वाई जाएगी, क्योंकि इस्तेमाल कर लिया जितना करना था। इस ऐसे रिश्तों की इतनी उम्र होती है। या फिर ये सब कुछ भी एक ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है कि आपकी जो डिस्कशन है, आपका जो फोकस है, वो डी चौक के अंदर जो लाशें गिरी हैं उनसे हटके इस बात पर आ जाए कि बिलावल वजीर आजम बन रहा है कि नहीं बन रहा। बहरहाल इसमें मीटिंग्स जो हो रही हैं वो बड़ी मानी खेज हैं, और इसमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो भी ये है कि बिलावल अब तैयार है वजीर आजम बनने के लिए और पूरी कोशिश की जा रही है कि उसको वजीर आजम बनाया जाए। इसलिए इस खबर के साथ हम जुड़े रहेंगे, आपको बताएंगे जो भी इसमें डेवलपमेंट हुई। लेकिन ये जो मुलाकातें हो रही हैं इन सबसे लग रहा है कि शायद बिलावल की अब तैयारी। अगली खबर कश्मीर से, बहुत ही खतरनाक खबर है। कश्मीर में चौधरी साहब वही तरीका अपनाए हुए हैं जो पाकिस्तान में, वहां भी जोर जबरदस्ती लोगों को रोकने की कोशिश है। अब कश्मीर पूरे में शट डाउन हड़ताल हुई, पूरे कश्मीर में बाहर निकल के शटअप कॉल दी है। मौजूदा रजीम जो वहां पर है, जो वहां पर एस्टेब्लिशमेंट की इमा पर एक ऐसा ऑर्डिनेंस कर दिया था कि कश्मीरी अवाम जो है वो बाहर निकलकर एहतजाज नहीं कर सकती, और अगर एहतजाज किसी ने करना है तो सिर्फ सियासी जमात करेगी, और 7 दिन पहले इजाजत लेनी पड़ेगी उस एहतजाज की अगर एहतजाज करना है तो। अब अवाम ने इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट किया और बाहर निकल आई अवाम सारी की सारी। कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत जो है कि इसके ऊपर होश के नाखुन नहीं लेना चाहती, और हुकूमत जो है वो चाहती है कि लोग बाहर ना निकले। थोड़ी सी मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करूंगा कि पाकिस्तान में तो आप ये हरकतें करते हैं, कश्मीर में ये हरकतें ना करें। आप मेरी मिन्नत समझ लें, आप बलूचिस्तान में भी करते हैं, केपी में भी करते हैं, पंजाब में भी करते हैं, आप सिंध में भी करते हैं, खुदा का वास्ता गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में ना करें। एक तो उनकी हैसियत देखें क्या है, मीन जो उनकी आईनी कानूनी इंटरनेशनल हैसियत है हमारे साथ, वो इंडिपेंडेंस की जंग लड़ रहे हैं हिंदुस्तान से कि उन पर जुल्म हो रहा है। इस तरफ आप उन्हें कह रहे हैं कि आप एहतजाज के लिए भी नहीं निकल सकते। आज पूरे कश्मीर ने एक बड़ा सख्त सरजनिश की है जब उन्होंने शट डाउन हड़ताल की है। बाज आ जाए उनके ऊपर जो पाकिस्तान के दूसरे सूबों में जुल्म होता है वो वाला जुल्म उन पर ना करें, वो वैसे ही हाथ जोड़ देंगे आपके सामने। तो इसलिए मेहरबानी करें कि थोड़ा सा अकल करें, अकल को हाथ मारें, कश्मीर के अंदर ये वाला अपना काम ना करें और ना ही ये चलने वाला है। अगली खबर आपके सामने क्विकली रखते हैं, इसके ऊपर हम पंजाबी वीलॉग में ज्यादा डिस्कशन करेंगे तफसील के साथ, लेकिन यहाँ आपको रख देते हैं कि बाजी मरियम ने पाकिस्तानियों के ऊपर एक एहसान किया है और उन्होंने ये कहा है कि मैं जो ब्रांड्स है ना उसे पाकिस्तानी इस्तेमाल करती हूँ। तो ये जरा लिस्ट एक हम आपको दिखा रहे हैं, इसके ऊपर तफसीली बातचीत पंजाबी वीलॉग में करेंगे, लेकिन ये जरा पाकिस्तानी ब्रांड्स देखें कौन से। हमें तो लगा बाजी जो है वो इचरा से या नीला गुंबद से शॉपिंग करके सारे सूट पहनती है, वही जो उस्मा बुखारी ने कहा था 200-300 रुपए वाला जोड़ा बाजी पहनती है, लेकिन बाजी ने कहा मैं पाकिस्तानी ब्रांड्स पहनती हूँ। तो ये जो ब्रांड्स बाजी पहनती हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। आगे चलते चलते आखिर पर आपको खबर ये देंगे कि कल ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया, सॉरी फॉर्मेशन कमांडर्स में, कि सोशल मीडिया के ऊपर जो झूठी खबरें हैं उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो ये दो खबरें हम आपके सामने रख देते हैं। एक तो ताहिर अब्बास तारड़ जिनको कंटेनर से नीचे गिराया गया था, उनका जाली वीडियो बनाकर आपके मिनिस्टर्स और दूसरों ने ट्वीट किया था। एक तो इनके ऊपर देखते हैं कि आप लेते हैं एक्शन, ये जाली खबर थी। और दूसरी आपके सामने
याद कीजिए डीपीओ अटक ने एक पुरानी जाली तस्वीर तहरीक इंसाफ के बारे में दी थी कि असला लेके लोग आए हुए हैं, जो 10 मिनट के अंदर सोशल मीडिया ने दिखा दी थी कि ये जाली है और पुरानी तस्वीर है जिसको तहरीक इंसाफ के खाते में डाल रहे हैं। ये दो झूठी खबरें प्रमोट करने वाले डीपीओ अटक और उसके साथ साथ जो आपके वजीर हैं सारे, इनके खिलाफ देखते हैं कि आप सोशल मीडिया की खबर लेते हैं कि नहीं। दूसरा, आज आप मरियम नवाज की खबरों को ऑन कर रहे हैं, मरियम नवाज के बयानों को ऑन कर रहे हैं, तो हमने सोचा चलते चलते माजी के झरोकों से नवाज शरीफ का एक बयान पाकिस्तानी फौज के बारे में सुनवा दें, क्योंकि हमने तो अभी तक ऐसी बातें नहीं कही, ना इमरान खान ने, ना उनकी पार्टी ने, ना किसी और पाकिस्तानी ने। हमने तो लाशें उठाने के बाद भी ये बातें नहीं कही जो नवाज शरीफ ने कही थी। सुनिए नवाज शरीफ ने क्या कहा था और मुझे इजाजत दी। ये तो कहानियां ये जर्नैल बनाते हैं ना, जब ये गवर्नमेंट तोड़ते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट को तहस नहस करते हैं या किसी प्राइम मिनिस्टर को या वज़ीर आज़म को ये गिरफ्तार करते हैं, तो फिर इस तरह की कहानियां इनको बनाए बगैर इनका काम आगे चलता नहीं है। पाकिस्तान तो मजाक नहीं है, इन जर्नैलों ने मजाक बना दिया। फौज का काम है बैरिक्स में रहना, फौज का काम है पाकिस्तान के फ्रंटियर्स को डिफेंड करना, फौज का काम है अपने प्रोफेशनल मामलात को देखना। फौज का काम वही चलाना तो नहीं है ना। फौज का ये काम नहीं है कि वो पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लें और उसको जेलों में बंद कर दें, उस पर झूठे मुकदमे बना दें। फौज का ये काम नहीं है कि वो डेमोक्रेसी को एक घर की बांदी बना दे। फौज का ये काम नहीं है कि वो आए दिन कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दे। फौज का ये काम नहीं है कि कभी वो सदर से इस्तीफा ले, कभी वो चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगे और कभी वो प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगे। ये तो सब इन लोगों ने मजाक बनाया है पाकिस्तान को, और जो कि मुझे भी बहुत महसूस होता है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।